बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात का नारा तकरीबन सभी जमातें, सभी हुकूमतें लगाती रही हैं। पाकिस्तान में टैक्स इस्लाहात कामयाब क्यों नहीं होती? जिस भी सेक्टर को टैक्स नेट में शामिल करने की कोशिश होती है वहाँ से ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। चाहे वो आप प्रॉपर्टी के इनफॉर्मल, रियल इस्टेट के इनफॉर्मल सेक्टर को देखते हैं, चाहे आप एग्री की तरफ नज़र दौड़ाएं, वहाँ पर भी यही नज़र आता है। और सारा का सारा बोझ जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में आवाम पर पड़ जाता है। तो खान साहब जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अहदाफ रखे थे जब हुकूमत में आ रहे थे, और वो कहते थे कि मैं इतना टैक्स जमा करूँगा और हम सारे कर्ज़े भी उतार देंगे और पाकिस्तान की मैशत को हम बेहतरी की तरफ लेके चले जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि टैक्स एक ऑर्डिनेंस भी आया है, टैक्स कवानीन में तरमीम की गई हैं। ये तरमीम पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम को किस तरह से बेहतर कर सकती हैं? पाकिस्तान कब एडॉकिज़म से निकलेगा? कुछ तो हम उस पर बात करेंगे। IMF को गलत अदाद शुमार देने का इंकशाफ हुआ। पाकिस्तान ने इस दफ़ा जब किस्त आई IMF की उनको यकीन दहानी कराई है कि आइंदा गलत अदाद शुमार आपको नहीं दिए जाएंगे, गलत मालूमात नहीं दी जाएंगी। तो ये जो सारे सिलसिले हैं, इसमें हम अगर मौशी सिमत की, मौशी पॉलिसियों की कंसिस्टेंसी की तरफ देखें तो शायद हम उतने कामयाब नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उस तरह से कामयाब होती हुई नज़र नहीं आती जिसका उनको एक उम्मीद भी थी, उनको गुमान भी था। तो कुछ इस हवाले से बात करेंगे कि आखिर मसाइल हैं कहाँ पे, क्यों हम टैक्स नेट बढ़ा नहीं सके, एमनेस्टी स्कीम्स कितनी कामयाब हो सकती हैं, और एमनेस्टी स्कीम्स से कब तक आप जो है वो ख़जाना भर सकते हैं, या कितना वो किक ऑफ स्टार्ट आपको दे सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकरेज हों और वो टैक्स देना शुरू हो जाएं। तो हमारे साथ पहले सेगमेंट में दो एक्सपर्ट ओपिनियंस मौजूद होंगे। दोनों ही मौशी सूरत हाल के ऊपर पाकिस्तान की मैशत के हवाले से गहरी निगाह रखने वाले अफराद हैं। और दूसरे सेगमेंट में हम जो रेवेन्यू के मामले खुसूसी हैं डॉक्टर वकार मसूद, उनसे बात करेंगे। तो पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज राना साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और एंकर पर्सन भी हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं शकील रामे साहब, अनदर रिनाउंड पर्सनालिटी जो हमेशा इकॉनमी के ऊपर, चाहे वो CPEC के मामलात हों, चाहे पाकिस्तान की इकॉनमी हो और फ्यूचरिस्टिक अप्रोचेज़, उन पर बात करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शहबाज, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। टैक्स इस्लाहात और जो हम रेवेन्यू के अहदाफ रख रहे हैं, यूँ लगता है कि PTI की हुकूमत जो माजी की हुकूमतों के साथ अपने कंपैरिजन्स करते हुए कहती है कि हमने इतनी टैक्स कलेक्शन की है और सम हाउ दे सेलिब्रेट कि हमारी टैक्स कलेक्शन बेहतर है, जबकि अपोजिशन ये कहती है कि आप जो है वो ना रुपए की कदर को देख रहे हैं, ना आप डॉलर की कदर को देख रहे हैं, आप बिल्कुल एक फेक तरह का कंपैरिजन कर रहे हैं जो कि जस्टिफिकेशन बनती नहीं है सेलिब्रेशन की। आपको क्या लगता है कितना बेहतर है टैक्स का निज़ाम? PTI ने कुछ इस्लाहात करने की कोशिश की है, कुछ वो दावे करते हैं, कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं? जी तंजीला, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें बुनियादी बात यह है कि PTI के जो पहले 2 साल थे और उसकी अगर आप उसकी टैक्स कलेक्शन की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं तो वो दोनों साल कोई इतने मुतासिर कुन नहीं थे, उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। जब PMLN की हुकूमत ख़त्म हुई तो टैक्स कलेक्शन वो 3,842 अरब रुपया थी, जो PTI के पहले साल में गिरकर 3,830 अरब हो गई। फिर दूसरे साल में वो बढ़कर को 3,997 अरब हो गई। यानी कि 2 साल में PTI 4,000 अरब का जो एक फिगर है उसको भी टच नहीं कर सकी, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये दावा था कि वो आते ही इसको 8,000 अरब तक ले जाएंगे। अभी जो तीसरा साल है इसमें भी इनकी जो हदफ तो इनका 4,963 अरब रुपए का है, लेकिन कलेक्शन कुछ 4,600 से 4,700 अरब रुपए के बराबर रहेगी। याद रहे कि PTI की हुकूमत ने अभी तक बेतहाशा टैक्सेस भी इजाफी लगाए और तब भी ये सूरत हाल बन रही है। इसी तरह अगर आप इनकी वो देख लेते हैं, जो नंबर ऑफ पीपल जो अपना सालाना गोशवारा जमा करवाते हैं वो भी वहीं पे 21 लाख 22 लाख के आसपास है। ऑल दो हुकूमत का दावा है जी कि 26 लाख अफराद ने इस दफ़ा अपने रिटर्न फाइल किए हैं, लेकिन वो जो 26 लाख का नंबर है वो आपको एनुअल टैक्स उसकी जो लिस्ट है, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट जो है, उसमें वो 26 लाख का नंबर आपको नज़र नहीं आता। हुकूमत पीछे की तरफ देखती है जी कि मिसाल के तौर पर आज अगर 27 मार्च है तो 27 मार्च 2020 में वो 22 लाख नंबर था, तो 27 मार्च 2021 में वो 22 लाख हो गया 5,000। तो ये इनकी एक अगर माजी की तरफ देखने की इनकी पॉलिसी है और ये कोई ख़ास काम नहीं कर पाए। अभी भी
जिसका आपने जिक्र किया है कि इनका जो टैक्स ऑर्डिनेंस आया है, बुनियादी तौर पर तो जो IMF के साथ तय आया था वो ये था कि इसका जो इतलाक होगा 1 जुलाई 2021 से होगा, और इसका जो ऐलान था, जो चेयरमैन FBR हैं जावेद गनी साहब, जो भी 12 मार्च को गालिबा रिटायर भी हो रहे हैं, 12 अप्रैल को रिटायर भी हो रहे हैं, उन्होंने कहा था कि ये 1 जुलाई से ही होगा। लेकिन ऑर्डिनेंस रातों रात आता है और इसका इतलाक जो है वो फौरी तौर पर हो जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक और टैक्सेशन पॉलिसीज हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, ये अच्छा अभी भी मैं डायरेक्शन रीजंस लेके पे चल आऊंगी रहे कि हैं और रीजंस क्या हैं डायरेक्शन लेके भी शहबाज। कोई मेजर वे फॉरवर्ड नहीं दे रहे। ठीक है, मैं रीजंस की तरफ भी आऊंगी, लेकिन रामे साहब आपने शहबाज की बात सुनी है, वो कह रहे हैं कि जो दावे थे या जो टारगेट्स सेट किए जाते हैं, हम हमेशा कहते हैं बड़े एम्बिशियस टारगेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपको उतना एम्बिशियस टारगेट भी नज़र नहीं आ रहा अगर नून लीग की हुकूमत के साथ कंपेयर करें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हर चीज़ को माजी की हुकूमतों के साथ कंपेयर करती है, इसके बावजूद भी कामयाबी उतनी है नहीं जितनी होनी चाहिए। फिर बहुत सारे लोग तब्दील होते रहे, अभी आपको पता है कि जो शबर जैदी साहब हैं, जो पहले FBR का जो चेयरमैन थे, अब वो कह रहे हैं जी कि हुकूमत प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं थी, हुकूमत बहुत सारी लॉबीज़ के दबाव में थी और जो भी मैं रिफॉर्म्स उनको तजवीज़ कर रहा था वो उसको डिनाई कर रहे थे। बहरहाल उनकी बात अपनी जगह पर, उस पर हम बाद में कमेंट करेंगे, लेकिन आपकी राय में मसला है क्या पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम और पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों के साथ? देखिए तंजीला, सबसे पहली बात ये है कि कोई भी जो पॉलिसी है वो आइसोलेशन में काम नहीं करती। अगर आप सिर्फ टैक्स को देखना चाहते हैं और बाकी आप इकोनॉमी के सेक्टर्स पे ध्यान नहीं दे रहे, यहाँ से आपको टैक्स मिलना है, आपका फोकस सिर्फ ये चीज है कि आपने उनसे लेना है, आपने जो उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना है बिजनेस को, या इवन बिजनेस को, मतलब ये नहीं है कि बड़े बड़े ग्रुप जो कि आम लोग भी है, जो रेडी बान है, या इसको आप कहते हैं कि कोई बाल काटने वाला है, कोई कुछ है, आपने उस एनवायरनमेंट को भी देखना है, क्योंकि टैक्स उन्होंने पे करना है। तो जब भी आपने जो टैक्स की पॉलिसी बनानी है तो आपने फर्स्ट उसने इंडिकेटर्स को भी देखना है, क्या हमारी इकोनॉमी इसको क्या कहते हैं सपोर्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अब अगर इकोनॉमी का जो फिस्कल साइड है जिसको हम बात करते हैं कि जब इकोनॉमी की वो जो बेसिक क्राइटेरिया जहां से रिसोर्स जनरेट होना है, इनकम जनरेट होनी है, रेवेन्यू जनरेट होना है, जिस पे हमें टैक्स लगाना है, उसके लिए हमारी पॉलिसीज क्या है। अभी आप देखिए, एक तो हमारा कोविड की वजह से जो पिछले 1.5 साल की अभी जो बात चल रही है, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हमारा क्या पूरी दुनिया का हुआ है, कि जिसकी वजह से कुछ यानी कि हमारे इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स है वो नीचे जाएंगे, अभी अब और भी जाएंगे, क्योंकि अभी जो थर्ड वेव आई है इससे और जरा ममालिक को झंझोड़ा है। तो मेरी जाती राय ये है कि जब भी कोई टैक्स पॉलिसी बननी चाहिए या रिफॉर्म सजेस्ट होनी चाहिए, तो पूरा जो इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस है उसको देखें, क्या वो इसको सपोर्ट करेगा। अगर उसको सपोर्ट करता है, इसका मतलब ये है कि आप उसको रेवेन्यू टारगेट अचीव कर सकते हैं। एक चीज, दूसरा, अब इसको आपने क्या करना है कि जो टैक्स ये जो बड़े बिजनेस ग्रुप है, आप लॉबीज हैं जिसको बात करते हैं, उनके अब दबाव में हैं, और जो स्मॉल लोग हैं यानी कि जो आम कॉमन मैन जिसको हम कहते हैं, उसका टैक्स बढ़ा देते वन वे एंड अदर वे। तो फिर क्या होता है, आप दो तरीके से रेवेन्यू को लॉस कर रहे हैं। एक तो ये है कि आप लॉस कर रहे हैं, एक तो ये है कि आप लोग जहाँ से कमा सकते थे उसको छोड़ दिया, यहाँ से नहीं कमा सकते आप उनसे दे रहे हैं। तो ये तीसरी चीज ये होती है, इसका फिर पॉलिटिकल फॉल बैक भी आता है। मैं कहता किसी भी गवर्नमेंट को अपने टारगेट सेट करते हुए 3-4 इंडिकेटर्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। ठीक है, अच्छा शहबाज, IMF की बात कर रहे थे, होते हैं वो सिर्फ टैक्स रेवेन्यू पे नहीं चल सकते, ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी चाहिए होता है। ओके, अब देखें, हम इसकी मिसाल देते हैं, दुनिया में से दे सकते हैं, हम जो वेस्टर्न कंट्रीज को देखते हैं, उनकी इकोनॉमीज बड़ी हैं, मगर वहां पर क्या हुआ, इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब उसको कंपेयर करें चाइना से, चाइना ने गुर्बत खत्म कर दी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ चाइना में जो नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी जिसको स्टेट ओन इंटरप्राइजेस कहते हैं, उनका शेयर काफी हद तक ज्यादा है, वो उसको बिजनेस को उन्होंने हाथ में रखा। ठीक है रामे साहब, मैं आपके पास आऊंगी कि पाकिस्तान को मॉडल कौन सा सूट करता है। जी रामे साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ वापस के पाकिस्तान को मॉडल कौन सा सूट करता है, क्योंकि खान साहब जो हैं वो काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं चाइना की पॉलिसियों से भी, लेकिन शहबाज राना साहब, IMF का आपने जिक्र किया, अब IMF के साथ जो शराइत हो रही हैं तय, कुछ उस हवाले से बताएं कि कितना रिफ्लेक्ट करेंगी वो प्राइस हाइक में, क्योंकि अवाम को तो खान साहब ने ये वादा किया था कि वो हम तो IMF की तरफ देखेंगे नहीं, वहाँ जाएंगे नहीं। दूसरा ये भी बताएं, आपको बहुत अंदर की खबरें होती है कि कौन गलत मालूमात जो है वो दे रहा था, कौन गलत मालूमात दे रहा था IMF को?
तंजीला, आपने मॉडल की बात की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ये बात कई दफ़ा हो चुकी है और हर जगह पे हो चुकी है कि इनकी कोई तैयारी नहीं थी इक़्तिदार में आने से पहले इकॉनमी के लिहाज से। तो एक किसी ने बताया तो वो आके टीवी पे माशाल्लाह बोल देते हैं, चाहे वो कभी चीन का जिक्र होता है, कभी सऊदी अरेबिया का, तो कभी किसी और मुल्क का। तो ये मॉडल की तो यहाँ पे कोई बात ही कोई नहीं है। बात बड़ी सीधी सी है, जब आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो फिर वाशिंगटन कंसेंसस जो है वो चलता है, और वाशिंगटन कंसेंसस जो है वो फ्री मार्केट की बात होती है, प्राइवेटाइजेशन की बात है, लिबरलाइजेशन की बात होती है। तो ये तो इसमें कोई दो राय नहीं होती। और जब आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो फिर आपके अहदाफ होते हैं, वो आपने हासिल करने होते हैं। नहीं हासिल करते तो आपको अगली किस्त नहीं मिलती, जिस तरह हमारे साथ हुआ। जनवरी 2020 से हमारा प्रोग्राम सस्पेंडेड था, जो बिलाखिर इस हफ्ते जो है वो रिवाइव हुआ है। वो भी तब जब हमने बिजली की कीमतों में 16% इजाफा किया, 140 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए, 36% मजीद बिजली की कीमतों में हमने इजाफा करने का वादा किया, 700 अरब रुपए से ज़्यादा के नए टैक्स लगाने का हमने वादा किया। तो अगर हम ये जो दो वादों का मैंने जिक्र किया हम नहीं पूरे करेंगे तो फिर आपको जुलाई में अगली किस्त नहीं मिलेगी। तो आप तो आप एक शिकंजे में जकड़ गए हैं। जहाँ तक बात है आपने की अवाम की, अवाम के लिए आगे मुश्किलात हैं। और इस मुल्क का मसला ये है, यहाँ पे अब इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी बहुत ज़्यादा हो गई है। कोई PTI से लाइन ले रहा है, कोई PMLN से लाइन ले रहा है, कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से लाइन लेके बात करता है, कोई जो सोल सर्चिंग है उसके ऊपर कोई गौर नहीं करता, और ना ही कोई इस बात पे गौर करता है कि ये जो इक़दामात हुकूमत ले रही है उसके ऊपर एज अ सिटीजन उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर आपके जो लोग हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, वो शायद 20-25 हज़ार रुपये की तनख्वाह के ऊपर लेके उनका काम ही गालम गलोच करना है, हुकूमत के लिए राह हमवार करना है, कुछ और को बेनिफिट्स ले लेते हैं तो वो चैंपियंस बन जाते हैं। तो ये हमें सोल सर्चिंग यहाँ पे करनी है। दूसरा आपने सवाल किया था कि ये जो गलत इन्फॉर्मेशन किसने दी, ये तंजीला मैंने कल अपने प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था। ये मैंने ही एक खबर की थी 2015 में, उस वक्त जब ये एक कुछ हमने पब्लिक डेट की एक डेफिनेशन में तब्दीली की थी, और कुछ जो पब्लिक डेट का कर्जा था जो हुकूमत की किताबों पे था उसको हमने निकाल के पब्लिकली गारंटेड डेट में डाल दिया, और इसके अगेंस्ट कुछ सॉवरेन गारंटीज का एक मसला आ गया था। ये मामला उस वक्त उठा था, फिर दब गया। ये मामला तो PMLN के वक्त का ही है, लेकिन इसकी जो रिपोर्टिंग IMF को हुई है वो अप्रैल 2019 में, यानी कि PTI की हुकूमत ने की है। इसकी जो IMF की प्रेस रिलीज भी आई है, अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें इस बात का जिक्र है कि जो लैक ऑफ इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की वजह से ये मिस रिपोर्टिंग और इनएक्यूरेट डाटा हुआ। ठीक है, शहबाज राना साहब और शकील रामे साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। आपने एक्सपर्ट ओपिनियन सुना कि इस वक्त जो टैक्स रिफॉर्म के हवाले से बहस पाकिस्तान में चल रही है उसमें हुकूमत दरअसल कर क्या रही है, हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है। तो एक ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम जो मामले खुसूसी हैं रेवेन्यू के वज़ीर आज़म साहब के डॉक्टर वक़ार मसूद, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जब वो आए थे उन्होंने बहुत सारे आदाब सेट किए थे। जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का वो ये है कि पाकिस्तान में टैक्स बहुत कम लोग देते हैं। उन लोगों को बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराई जाती रही हैं। माजी में भी इस हुकूमत ने भी बहुत सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस कराई हैं, बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम्स भी इस हुकूमत ने दी हैं। उसका कितना फ़ायदा हुआ है और वो फ़ायदा वाकई कहीं फैक्चुअल डाटा में भी नज़र आता है या ज़बानी कलामी है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वक़ार मसूद साहब। जी डॉक्टर वक़ार मसूद, आपको वेलकम कहेंगे हम प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब मामले खुसूसी हैं रेवेन्यू के वज़ीर आज़म के और पाकिस्तान के मारूफ लोगों में शुमार होते हैं जिन्होंने इकॉनमी की, फाइनेंस की बहुत सारी फील्ड्स में काम किया है। डॉक्टर साहब, जो सबसे पहला सवाल आपसे है वो यही है कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है इसमें बहुत सारी तरामीम की गई हैं, बहुत सारी नई शिकें भी ऐड की गई हैं, तो बुनियादी तौर पर ये जुलाई में आना था, तो अभी इसको रातों रात ये ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? बहुत सारे लोग इसकी इंटेंशन के ऊपर शक कर रहे हैं। तो क्या ये एक रूटीन का मामला था या वाकई कोई अर्जेंसी थी हुकूमत को? देखिए, हमने बहुत शुक्रिया तंजीला दावत का आपकी। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है जिससे लोग परेशान हों या उनको कोई अंदेशे हों।
हुआ ये कि ये तो हमने असम्बली के अंदर शामिल कर दिया था कि ये बहैसियत बिल के जो है, और ये फाइनेंस बिल सिर्फ नेशनल असम्बली में होना था जी और वहाँ से इसको हम मंजूर करा लें। ठीक है। लेकिन जो कोविड के हालात हुए उसमें असम्बली जो है वो बंद कर दी गई उस मौके पर, जबकि हमें ये बिल मंजूर कराना था। दूसरी तरफ हमारी IMF के साथ इस सिलसिले में अंडरस्टैंडिंग थी, कमिटमेंट था कि ये हम उनके यहाँ जो इजलास हो रहा है 24 मार्च वाला, उससे पहले पहले इसको मंजूर करा देंगे बहैसियत ऑर्डिनेंस। अच्छा, ठीक अब है। जब ऑर्डिनेंस होता है तो वो फौरी तौर पे नाफिजुल अमल होता है, और जब बिल होता तो हमने ये तारीखें रखी हुई थी कि 1 जुलाई से ये नाफिजुल अमल होंगे, जितने भी इसके अंदर प्रोविजंस हैं। तो ये तब्दीली करनी पड़ी, लेकिन अब जब हम से असेंबली खुलती है और बहैसियत बिल इसको इस ऑर्डिनेंस को असेंबली के सामने रखा जाता है, तो हम जो तरामीम हैं उस बिल में इस अंदाज से कर लेंगे कि ये जो एक उलझन पैदा हुई, इसके असरात जो हैं वो दूर हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, 150 अरब की तकरीबन छूट इनकम टैक्स के ऊपर थी या टैक्स के ऊपर थी जो ख़त्म कर दी गई है, तो ये छूट क्या आपकी हुकूमत ने ही दिए थे, या ये माजी में भी जो पहले कुछ एग्जेम्पशंस थी उनको भी ख़त्म किया गया है, और आपको लगता है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आएगा, IMF की शराइत से हट के पाकिस्तान की मैशत को इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, ये तो एक ऐसा कदम है जिसमें क्योंकि ये सिर्फ कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पे है, ये अफराद के या जो AOPs कहलाती हैं, एसोसिएशंस ऑफ पर्सन, उन पे नहीं है। अच्छा, तो ये जो मराहत दी गई हैं, ये इस हुकूमत ने दी नहीं, इसकी एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो पहले से चली आ रही है, और ये तरीक़ाकार कहीं कहीं 20-20, 30-30 साल से ये मराहत मौजूद थी। तो अब जब एक इस्लाह का अमल चल रहा है तो उसमें ये भी निशानदेही हुई कि जनाब आपका बहुत सारा रेवेन्यू जो है इस हवाले से खो जाता है, आपको टैक्सों की ज़रूरत है, आपका टैक्स टू GDP रेशो नीचे जा रहा है। तो इन तमाम हवालों से उसको रोकने के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप इस तरह की मराहत। अच्छा, और फिर हम देखिए, IMF ने उसूली तौर पर एक बात ये भी कही है कि टैक्सों की छूट के ज़रिए से सरमायाकारी को मदऊ करना कोई अच्छा हेल्दी नहीं है। और काबिल तारीफ अब दुनिया के अंदर तरीका नहीं रहा है। लोगों के लिए आपको दूसरी आसानियां पैदा करनी चाहिए ताकि लोग अपना जो सरमायाकारी का फैसला करते हैं तो उस पर बहुत खुशअस्लूबी के साथ वो अमल कर सकें, ना कि आप उनसे कहें कि जनाब टैक्सों की छूट है आपको। भाई, टैक्सों की छूट जो है वो उमूमन टैक्स तो हर किसी को देना चाहिए ना, क्योंकि गवर्नमेंट चल रही है, मुल्क चल रहा है, और अगर टैक्स नहीं होता तो फिर हम मतलब वो तरीके इख्तियार करते हैं जिससे मुल्क में डेफिसिट पैदा होता है, डेफिसिट होता है तो उससे इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन होता है तो जो मजबूत तबके हैं वो तो इन्फ्लेशन के असरात से बच जाते हैं, लेकिन जो छोटे तबकात होते हैं वो इन्फ्लेशन की जो तकालीफ हैं वो ज़्यादातर वो बर्दाश्त करते हैं, और डॉक्टर इसको साहब, इन्फ्लेशन कता को कलामी के लिए माजरत, मनी लेकिन टैक्स भी कहा जाता है। जी डॉक्टर साहब, कता कलामी के लिए माजरत, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि IMF आपको जब डिक्टेट करता है आपकी इकोनॉमी को और आपकी इकोनॉमिक पॉलिसियों को, तो वहाँ पर हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है उसके हाथ पांव बंधे हैं, तो उनको वो बात माननी पड़ती है, मजबूरन ही सही लेकिन माननी पड़ती है। लेकिन जो आपकी अपनी पॉलिसियाँ हैं मुआशी और टैक्स इस्लाहात के हवाले से, जो आपके अपने वादे हैं, वहाँ पर शायद अमल दरामद का जो सतह है वो कम है, या वहाँ पर जो तवज्जो मरकूज़ होनी चाहिए वो कम है। आप इस तासुर से एग्री करते हैं? क्योंकि ये एक जनरल तासुर है जो पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं या वो सहाफ़ी जो मुआशी चीज़ों के ऊपर रिपोर्ट करते हैं, उनकी राय है।
دیکھیے یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب IMF کا پروگرام ہوتا ہے تو اصلاحات کے عمل کو سختی کے ساتھ نافذ کیا جاتا ہے اور ایک طرح سے بنیاد مل جاتی ہے. لیکن صرف یہ کہنا کہ صرف IMF کے کہنے پر اصلاحات کا عمل ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے. اب دیکھیں پرائم منسٹر نے جو کنسٹرکشن اینڈ ہاؤسنگ کے اندر پیکج دیا ہے اس کے اندر وہ تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ جو ایک مارگیج مارکیٹ کو پیدا ہونے میں مشکلات پیدا کر رہے تھے. مثال کے طور پہ اب یہ بینکوں کے ساتھ جو ہے وہ انتظامات ہو رہے ہیں کہ ایک تو اس سے بھی پہلے ایک کورٹ کے اندر مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور مارگیج فور کلوزر کا جو قانون ہے وہ اپنی اس شکل کے اندر نافذ العمل نہیں تھا ملک میں جس سے کہ مارگیج لینے والے اور خصوصاً مارگیج فائنینسنگ کرنے والے ان کو اعتماد ہوتا. تو ایک تو حکومت نے ہائی کورٹ میں بہت جانفشانی کے ساتھ وہ قانونی جنگ لڑی. اس کے بعد اب جو بینکوں کے ساتھ مل کر اور اس میں سینٹرل بینک بھی جو ہے لیڈ رول ادا کر رہا ہے اور تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم گورنمنٹ ایک ایسا پلیٹ فارم بنا رہی ہے جس کے ذریعے سے یہ جو شبہات ہوتے ہیں لینڈ ٹائٹلز کے سلسلے میں کہ کون آنر ہے کون نہیں ہے اور کب اس نے خریدا تھا اور کیا مطلب جو سرکاری ادارے ہیں ان کے پاس اسی بندے کے نام یہ پراپرٹی لکھی ہوئی ہے جس سے میں خرید رہا ہوں. یہ اتنے بڑے مسائل اس ملک کے تھے اور وہ مسائل پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے بہت ہی زیادہ کوششیں اپنی کی ہیں. ہر ہفتے وہ اجلاس کرتے ہیں جس کے اندر تمام وہ اسٹیک ہولڈرز جنہوں نے اجازتیں دینی ہیں لوگوں کو کنسٹرکشن کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اور خصوصاً گھروں کے حوالے سے جو فائنینسنگ وغیرہ ملنی ہے لو انکم اور لو کاسٹ ہاؤسنگ وغیرہ اس تمام کے لیے وہ جو انفراسٹرکچر ہے اس ملک میں پیدا ہو رہا ہے. یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک کوئک بریک لے رہی ہوں. ٹھیک ہے میں بریک سے واپس آتی ہوں. تو یہ جو ایمنسٹی اسکیم ہے کنسٹرکشن کمپنی کے لیے جو پیکج ہے اس پیکج کا ہمارے ٹیکس نیٹ کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا اور وہ کب نظر آئے گا یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی بریک کے بعد. جی ہمارے ساتھ رہیے. جی بات ہم کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ریونیو ڈاکٹر وقار مسعود صاحب سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی کنسٹرکشن پیکج کی بات کی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی خاص طبقے کو مراحت مل جاتی ہیں کیونکہ پراپرٹی میں ریئل اسٹیٹ میں ظاہر ہے بہت زیادہ ان ریئل پروفٹس بھی بہت سارے لوگ بنا رہے ہوتے ہیں تو ایک طرح سے ان کو ایمنسٹی دی جا رہی ہے کہ لیکن وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے. واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو ہماری کلیکشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور یہ کب ریفلیکٹ ہوگا اور ایمنسٹی اسکیمز کتنی ایفیکٹو ہو سکتی ہیں کیونکہ ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو کہتا ہے یہ ایڈاک ہوتا ہے اور یہ بڑا ٹیمپرری کوئی فوراً سے تو آپ کو ایک کک آف مل جاتا ہے لیکن اس کا کوئی لانگ رن میں اس طرح کا امپیکٹ نہیں ہوتا. آپ سے یہ عرض کروں سب سے پہلے کہ یہ ایمنسٹی اس معنی میں اور اس انداز میں نہیں ہے جس میں مطلب یہ معروف ہے کہ بھئی لوگوں سے آن کے کہنا کہ بھئی اپنے پیسے وغیرہ جو ہیں جو انڈکلیئرڈ ہیں وہ ڈکلیئر کر دیں اور تھوڑا سا ان کے اوپر ٹیکس دے دیجئے اور پھر یہ چیز آپ اپنے بکس میں لے کر آ سکتے ہیں یا اپنے ریٹرن میں دکھا سکتے ہیں. یہ تو ایک بالکل دوسرا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر اس کا حامل جو ہے اگر کوئی اکنامک ٹرانزیکشن کرے گا تو اس کو اس کا فائدہ ہوگا لیکن اگر وہ اس کو حاصل نہیں کر رہا تو پھر
اس کے لیے کوئی مطلب اس میں سہولت نہیں ہے. دوسری یہ کہ دیکھیے ہم نے یعنی یہاں تو وزیر اعظم کے ذہن میں بنیادی طور پر اس سیکٹر کو اٹھانے کے لیے اور ایسے موقع پہ اٹھانے کے لیے جب کووڈ کے وجہ سے ملک کو بہت مشکلوں کا سامنا تھا، تو اس موقع پہ ایک اضطراری کیفیت کے اندر ہم نے یہ سہولت فراہم کی ہے. اور ہمارا اسمپشن جو کہ ہمارے سامنے بھی آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی کیونکہ معیشت کو ضرورت تھی کاروباری سرگرمیاں آغاز ہوں، تو آپ کو اور دوسرے ذرائع سے جو ہے ٹیکس وصول ہو جائے گا. اگر یہ مانگ چل پڑی اور اگر اس شعبے کے اندر کام اٹھا تو مطلب سیمنٹ ہے، سریا ہے، جو بلڈنگ مٹیریلز والے ہیں اور دیگر خرید و فروخت کے عمل ہیں اس موقع پہ، یہ سب کے سب آپ کو ٹیکس دیں گے. اور ٹیکس کے سلسلے میں الحمدللہ بہت ہی ہم کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی ایمنسٹی اسکیم نہیں ہے، لیکن اگر ہم ٹیکس ریفارمز کی بات کریں تو آپ جب آئے تھے تو آپ نے بہت سارے اہداف طے کیے تھے، جس میں جو سب سے بڑا ہدف تھا وہ یہ تھا کہ ٹیکس نیٹ میں زیادہ لوگوں کو لانا ہے. تو اب تک کتنی کامیابی آپ کو ملی ہے؟ کیونکہ اگر آپ جو سابق چیئرمین ہیں ایف بی آر کے شبر زیدی صاحب، وہ اب کافی تنقید بھی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ حکومت تو کسی بھی لابی کا پریشر لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ جہاں بھی ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کریں گے، کسی نئے سیکٹر کو یا جو ایگزیمپٹڈ سیکٹرز ہیں ان کو واپس لانے کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ حکومت جو ہے وہ بالکل آپ کو سپورٹ نہیں کرتی. اب دیکھیے میں بغیر اس میں الجھے ہوئے کہ ایک بات وہ کہیں میں دوسری بات کہوں، میں مطلب اس میں جو حقیقی تنقید ہے اس کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیے ابھی آپ کے سامنے ہیں گو کہ لوگ اس کو 140 ارب روپے کہہ رہے ہیں، لیکن مطلب ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہے. دیکھیں مراعات واپس لے لی گئی، تو اب یہ تو ساری اس میں مختلف لابیز ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر مختلف طرح کی لابیز ہیں جن کے مفادات اس سے وابستہ تھے، اور وہ اصلاحات یا وہ مراعات جو ہیں اب حکومت نے واپس لے لیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں میں آپ کے پاس آیا تھا اور آپ کے پاس میرا پروگرام ہے کہ ہم نے بتایا تھا کہ کتنے لوگ ہیں جو ابھی نہیں ہیں ٹیکس نیٹ میں. تو اب میں آپ کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس سال 2 لاکھ ریٹرن زیادہ ہیں، یعنی جو ٹیکس ایئر کہلاتا ہے 2020 بمقابلہ ٹیکس ایئر 2019. ٹھیک ہے. تو 2 لاکھ زیادہ ریٹرنز آئے ہیں. وہاں کوئی 25 لاکھ 30 ہزار 40 ہزار تھے، اس وقت 27 لاکھ 30 40 ہزار ہیں. لیکن اس میں بھی بڑی بات الحمدللہ وہ یہ ہے کہ پچھلے سال یعنی کہ پورے 20 میں، یعنی کہ اگر وہ تو میں آج تک بھی لے لوں 2019 میں جو پیسے آئے تھے جو کہ مطلب اس کو ختم ہوئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے، تو وہ صرف 33 ارب روپے ریٹرن کے ساتھ فائل ہوتے ہیں. 20 کے اندر 50 بلین تقریباً 60% زیادہ جو ہے آپ کے پاس ٹیکس آیا ہے، لوگوں نے ریٹرن کے ساتھ ٹیکس ادا کیا ہے. پھر وہ جو میں نے آپ کو سارے بتائے تھے وہ لوگ جن کے ود ہولڈنگ کٹ رہے ہیں یا وہ ڈکلیئر ہی نہیں کر رہے کوئی انکم، آن کے کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی یہ ریٹرن تو لے لیں لیکن میری نیل انکم ہے، جبکہ وہ بہت زیادہ ود ہولڈنگ ٹیکسز بھی کٹ رہے ہیں. ہم نے اب تک کوئی تقریباً جو ہیں 21 لاکھ نوٹسز جا چکے ہیں. 21 لاکھ نوٹسز. اچھا. ٹھیک ہے نا. اس میں بہت بڑی تعداد تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اس سال جب ڈیٹ ختم ہوئی 8 دسمبر کو تو انہوں نے، اور جبکہ پچھلے سال اس سے پہلے سال کرایا تھا،
तो उन्होंने फॉर्म जमा नहीं कराया। अब उनमें से कोई 4 लाख तक के लोग वापस आ गए हैं। फिर कुछ पेनल्टीज का सिलसिला होता है कि जिन्होंने अगर तौसी नहीं ली और देर में कराया तो उनको पेनल्टी देनी होती है। उसमें भी हमने सहूलत कर दी, 1,000-2,000 रुपए की पेनल्टी इसके ज़रिए से आपका नाम है वो रिटर्न भी फाइल कर दें और आपका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर नाम भी आ जाएगा। तो ये हमारी जो निगाह है और हमारी जो सही है कोशिशें हैं वो अभी तक उन लोगों के ऊपर जमी हुई हैं जो टैक्स नेट से बाहर हैं, जिन्हें होना चाहिए और अभी नहीं आए। हम ये रातों रात ये सारी चीज़ नहीं बदल सकते, लेकिन जैसा मैंने आपके सामने एजेंडे में कहा था, हम इन सब के पीछे जा रहे हैं लोगों के जिन्हें होना चाहिए टैक्स नेट में और वो नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि 8,000 अरब जो है वो वहाँ तक हमारा रेवेन्यू की कैपेसिटी हम लेके जाएंगे। चलिए हम एक लम्हे के लिए अज्यूम करते हैं कि शायद वो बहुत ओवर एम्बिशियस था, जिस तरह का हमारे यहाँ टैक्स कल्चर हमेशा से रहा है। तो आपके ख्याल में एक रियलिस्टिक टारगेट क्या हो सकता है कि जहाँ पे आप कहें कि वाकई टैक्स कलेक्शन इतनी है कि ये मुल्क की ख़जाने को भी कुछ सपोर्ट कर सकती है, मुल्क की मईशत को भी कुछ कंधा मिल सकता है हमारी टैक्स कलेक्शन से? तंजीला देखें, पहले ये समझ लें कि 17, 18, 18, 19, 19, 20 ये 3 साल जो हैं हमारा टैक्स मुंजमद होके रह गया था 3800 अरब के अंदर। एक दफ़ा 62, 3800, फिर 27 और फिर 3890 के करीब। नाउ ये साल है इंशाअल्लाह ताला, और ये कोई अच्छी बात नहीं है, यानी मुल्क 3 साल तक जामिद साकित खड़ा रहा टैक्स वसूलियों के हवाले से, और इस दौरान में नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है, तो इसका मतलब आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो मतलब 9 से भी कम की तरफ माइल है। ना ये अगर ये जो सूरत मैंने आपको बताई है, ये साल होगा जब हम बड़े मतलब एतमाद के साथ 40,000 का जो बैंड है, रेंज है, उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। अच्छा। और हमारे सामने इस वक्त जो IMF के साथ हुकूमत ने तय किया है कि 4717 करना है, तो हम इसके बहुत करीब होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब ये देखें, ये तो एक तरह से कारकर्दगी की बात हो गई ना ज़मीन के हक़ाइक़ के मुताबिक। लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि भाई वर्ल्ड बैंक ने एक पाकिस्तान रेजेस रेवेन्यू का प्रोजेक्ट कर रहा है, और उस प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंट के अंदर जो उन्होंने बनाई है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जो है उसका पोटेंशियल 26% ऑफ जीडीपी है। अच्छा। अब ये 26% जो है ये तो 8 ट्रिलियन से भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मतलब देखें, बहुत कुछ करना पड़ेगा अभी। जो इस वक्त हमारा सबसे बड़ा फोकस है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। हर मसले का हल नज़र आ रहा है, और खुसूसन ऐसे जो लोगों से लेन देन के मामलात हैं उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़बरदस्त सालिस है। वो अगर उसको सही से डेवलप किया जाए, जो हम कर रहे हैं अभी। हम देखें, ई अपील्स हो गई हैं। अब इदारे के अंदर कोई अपील जो डिपार्टमेंटल अपील है वो वसूल नहीं होती सिवाय इसके कि आप ई अपील करें, यानी आप अपने जो एज ए टैक्स पेयर ई पोर्टल के अंदर जाकर आप बताएं कि जी मेरे फला मसले में ये मेरे साथ ज्यादती हुई है और ये मैं कमिश्नर अपील को जो है ये दाखिल करा रहा हूँ। और ई मोड के अंदर ही जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपकी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जो फैसिलिटेशन है टेक्नोलॉजी की मदद से ये भी लोगों को इनकरेज करेगी। आज के वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। हम चाह रहे थे कि ये जो तरमीम हुई हैं इसके हवाले से बहुत सारी खबरें भी हो रही हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स भी लोग लिख रहे हैं, तो ये आपसे हम समझें कि हुकूमत दरअसल करना क्या चाहती है और उससे फ़ायदा क्या होगा मुल्क की मैशत का। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार मसूद साहब। उससे पहले आपने हमारे एक्सपर्ट्स की गुफ्तगू भी सुनी है जी। आज से प्रोग्राम के लिए इतना ही। हर वो मुल्क जिसने तरक्की की है, जिसकी मैशत
جو ہے وہ سسٹینیبل گروتھ کی طرف گئی ہے، وہاں پہ ٹیکس کا نظام بہت مضبوط ہے، وہاں کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور وہاں کی ریاستیں اپنے ٹیکس پیئرز کو بہت زیادہ ریوارڈ بھی کرتی ہیں، اور ہم ابھی اس منزل سے کافی دور ہیں، لیکن چلیے دیکھتے ہیں یہ کوششیں کب کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ حکومت کسی کی بھی ہو، لیکن پاکستان میں ٹیکس کلیکشن جب تک بہتر نہیں ہوگی، پاکستان بہتری کی طرف نہیں جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔